हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2021 का 19 अप्रैल की शिफ्ट थर्ड डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की जितनी भी शिफ्ट हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और साथ ही आपको पता है अभी एनटीपीसी सीबीडी 2 का एग्जाम हुआ है, तो उसके जो टोटल जितनी भी शिफ्ट थी उनका जो मैथ का सॉल्यूशन मैंने आपको इसी चैनल पर डाल दिया गया है। उसकी भी जो प्ले का लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा। बाकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। सब चीज़ों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, देखो, और यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की अगर बात करूँ तो मैंने दो टेलीग्राम चैनल बनाए हुए हैं। एक हमारा है पीडीएफ हब के नाम से, जिसपे आई थिंक अब 700 के आसपास लोग हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, ओनली आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। और इसमें देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने खुद की पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूँ। इसमें बहुत सारे टीचर्स का कंपाइलेशन और बुक्स वगैरह इन सबकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। बाकी जो एक हमारा जो ऑफिशियल चैनल है फ्री एजुकेशन, इस पर भी 370-80 के आसपास लोग हैं। इस पर मैं जितना भी खुद कंटेंट बनाता हूँ और बाकी जितने भी एग्जाम के अपडेट्स हैं वो मैं डालता रहता हूँ। ठीक है, तो उन सब के लिए आप दोनों टेलीग्राम चैनलों को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, तो ये तो सब हो गया। इसके बाद हम अब सीधा अपना मुद्दे पे आते हैं हम। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करे हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक 9 मीटर ऊंचा खंबा है जिसकी जो छाया है वो 3√3 है। ठीक है, देखो एक खंबा है हमारा जिसकी लंबाई है 9 मीटर, जो इसकी शेडो है वो 3√3 है। तो हमसे पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, देखो ये वाला एंगल पूछा है हमसे। आपको पता है कि इसमें हम टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो कि 9 है बटे बेस, आधार हमारा है 3√3। देखो ये कितना आ जाएगा, इससे 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 3/√3 आ जाएगा। तो टेन थीटा हमारा क्या है, √3 है। तो कितने पे होता है, थीटा बराबर 60 डिग्री पे होता है। तो ये हमारा पहला सवाल था, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहे कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस तांबे के जो गोले को पिघलाकर क्या बना रहे हैं, हम एक तार बना रहे हैं जिसकी जो त्रिज्या है 0.1 mm है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लंबाई बतानी है सेंटीमीटर में। देखो जब भी एक शेप को पिघलाकर दूसरे शेप में बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके वॉल्यूम इक्वल कर देते हैं। और गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई। पाई को पाई रहने देते हैं, कट जाएगा बाद में। देखो ये 6 सेंटीमीटर व्यास था यानी डायमीटर था, तो रेडियस आधी हो जाएगी 3, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 3 का हो जाएगा 27 बराबर। यहाँ पे देखो ये तार है, तो तार हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है, जिसकी जो सिलेंड्रिकल शेप में मानते हैं और जिसकी रेडियस है 0.1 mm है। तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो आर है 0.1 mm। ठीक है, और आपको पता है कि जो एक mm है, mm को अगर हम कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में तो 10 का भाग देते हैं। ठीक है, और ये स्क्वायर में आएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, तो ये आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो 3 से ये 9 टाइम चले जाएगा। ठीक है, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 4×9 = 36 का आएगा। देखो हमको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको एक कन्वर्जन नहीं भी आता है तो, क्योंकि जनरली जरूरत होती नहीं है, क्योंकि हमारी वैल्यू से ही जो शुरू के डिजिट है उन्हीं से काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ कर ही लेते हैं। देखो ये कितना आएगा, 0.1 है। 0.1 का मतलब क्या है, 1/10, और 1/10 और 10 ऑलरेडी यानी 1/100 है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे, यानी 36 के साथ 4 जीरो चिपक जाएंगे। ठीक है, तो 4 जीरो ऑप्शन इसी में है, तो ये आ जाएगा हमारा 36, 1 2 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, बोल रहा है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या हमें बतानी है जो कि 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर जो हर एक स्थिति में 2 रिमाइंडर देती है। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम +2। देखो लेकिन हमको बताना है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 4 और 5 और 8 इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 और 4 का 12, 12 और 5 का 60, और 60 और 8 का कितना हो जाएगा 120। ठीक है, तो इनका आ गया, हमारा एलसीएम आ गया 120। तो नंबर किस टाइप का होगा, देखो अगर सबसे छोटा नंबर पूछते तो 120 + 2 122 हो जाता, लेकिन 3 अंकों का पूछ रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक के ले लेंगे कि इसका के टाइम होगा +2 होगा। 2 क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक स्थिति में सेम रिमाइंडर बच रहा है। अब हमें वैल्यू निकालने की के की वैल्यू क्या हो सकती है। देखो बोल रहे हैं 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। तो हमें इसका ऐसा मल्टीपल लेना है जो इसके आसपास चले जाए। तो अगर हम लेते हैं 8 तो कम रह जाएगा, 9 लेते हैं तो सॉरी 9 ज्यादा हो जाएगा, और 8 लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि 8 लोगे तभी आप, क्योंकि अगर आप 9 लोगे तो 1000 से ज्यादा चले जाएगा, तो हमें 8 ही लेना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 12×96 960 + 2 तो 962 है। हमारा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड गिवन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि cot स्क्वायर अल्फा + tan स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू 2 है, और हमसे पूछ रहा है कि ए की वैल्यू बता दो। देखो यहाँ पे cot स्क्वायर अल्फा + tan स्क्वायर अल्फा हमारा 2 है। देखो यहाँ पे आपको देखते ही समझ आ रहा होगा कि cot स्क्वायर अल्फा + tan स्क्वायर अल्फा 2 है। 2 ये जब कब हो सकते हैं, जब अल्फा हमारा कितना हो, 45 डिग्री हो।
उसी केस में दो होंगे और बोल रहा है कि थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो बोल रहा है कि ए का मान बता दो। है ए पूछा है, ए क्या दिया है हमारा। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है ओके, ये अल्फा है या ए है, या शायद ए है ये, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, ये ए अगर दिया है तो ए 45 हो जाएगा, ये अल्फा जो भी है ये। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि किसी मूलधन पर 12% की दर से वार्षिक ब्याज दर पर 8 वर्षों में जो साधारण ब्याज है 4800 रुपये है, और उसी मूलधन पर 10% की दर से जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से संयोजित होता है, तो बोल रहा है कि 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है कि 12% की दर से 8 वर्षों में जो प्राप्त साधारण ब्याज है वो हमारा है 4800 रुपये। तो 12% के रेट से 8 साल में कितना हो जाएगा, 96%। इस 96% की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4800 रुपये दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से देखो मैं इस 4800 को कैसे लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ 48 गुणा 100। मैंने इसलिए ऐसा लिखा क्योंकि मेरे को पता था कि 48 से 2 बार कट जाएगा ये 96, तो 2 की वैल्यू ये है और 2 से ये 50 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 50 के साथ 2 जीरो और चिपक जाएंगे, यानी प्रिंसिपल हमारा 5000 रुपये आ गया है। अब हमसे बोल रहा है कि उसी मूलधन पर यानी सेम प्रिंसिपल 10% के रेट से 10% के रेट से CI के हिसाब से 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 10% के हिसाब से हमारा कितना होता है, 33.1% होता है, क्योंकि 10 + 10 हम ऐसे निकालते हैं ना, तो 10 + 10 20, प्लस हमारा आता है 10 × 10/100 तो 21 आता है, फिर दोबारा आप इसमें सक्सेसिव लगाओगे तो 33.1% होगा। और देखो 10% एक ऐसी वैल्यू है जिसमें आपको पता होना ही चाहिए ये वाली वैल्यू पे कि 3 साल का कितना होता है और 4 साल का कितना होता है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना है, इसको हमें इतना परसेंट निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे और 100 से भाग करेंगे। देखो तो जो 100 से भाग करेंगे तो इसके 2 जीरो तो कट जाएंगे, तो यहाँ आएगा 50 × 331, और जो इसका ये जीरो है एक, ये यहाँ इसका पॉइंट हटाने के काम आ जाएगा, और 331 का 5 टाइम करना है, तो 300 का 5 टाइम 1500 होता है, और 31 का 5 टाइम कितना होता है 165, तो ये आ जाएगा हमारा 1600, नहीं 31 पंजे 155 होता है ना, ये 155 आएगा, 1655 आ जाएगा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देखिए कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, ये हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसमें जो न्यून कोण यानी जो एक्यूट एंगल है वहां से हम जो मीडियन खींच रहे हैं, मान लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, हमारा ये सी है, एक हमने इससे मीडियन खींची, ये पॉइंट डी पे जा रही है, एक यहाँ से मीडियन खींची, मान लो ये पॉइंट ई पे जा रही है। ठीक है, इनकी वैल्यू हमें दी गई है, मान लो कि जो हमारा शुरू की लेंथ थी ये 7 थी, इसको 7 मान लेते हैं CD को, और दूसरा जो AE की लेंथ है इसको हम 4√6 मान रहे हैं। ये जो लेंथ है हमारी कंप्लीट लेंथ है। ठीक है, देखो तो इसमें आपको एक पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी कभी ऐसे आता है कि जो मीडियन हम खींचते हैं यहाँ से, तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, क्या होता है 5 टाइम ऑफ हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है 4 टाइम ऑफ ये जो मीडियन है इनके स्क्वायर का सम, यानी एक मीडियन है CD इसके स्क्वायर का प्लस दूसरी मीडियन है हमारी AE, इसके जो स्क्वायर है इन दोनों का सम होता है। ये रिजल्ट आपको याद होना मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा, आप एग्जाम में करने जाओगे तो आप 1 मिनट तो वैसे ही आप एग्जाम में पीछे हो गए, और 1 मिनट होने का मतलब है आप बहुत लोगों से पीछे हो गए। ठीक है, और जो ये प्रूफ आता है ये हमारा कुछ नहीं है, दोनों जो राइट एंगल ट्राइंगल है इनमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने से आता है। अगर आप कहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा प्रूफ का, बाकी आपको ये पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं, हमसे पूछ रहा है कि इसकी जो हाइपोटेनस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये 5AC स्क्वायर है। अब हमने ये देखो 4 टाइम हो गया CD हमने ये माना था 707 का स्क्वायर 49 प्लस ये हमारा 4√6 इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 और √6 का 6, तो 16 गुणा 6 कितना हो गया 96। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 6 और 9 15, सिलाई 1 9 और 4 13 और 1 14, 145 × 4 टाइम है ये। 5 से इसको हम काट लेते हैं तो कितना आएगा 5 दूनी 10, 4 5 9 45, 29 गुणा 4 है। ठीक है, अब हमें तो क्या निकालना है, AC निकालना है, तो इसका रूट लेना पड़ेगा, तो 4 का तो 2 आ जाएगा और 29 का निकलता नहीं है, तो 2√29 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 गिवन है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियंस के लिए। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोल रहा है कि सेंटर O वाला एक सर्कल है जिसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर है और इसकी 2 कॉर्ड दी गई हैं पैरेलल। देखो बना लेते हैं कि ये हमारा एक सर्कल है ऐसे, ठीक है, ढंग से नहीं बना है, कोई नहीं, फिर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के दोनों ओर। ठीक है, मान लो ये हमारा सेंटर है, तो इसके दोनों ओर क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड हो गई, ये एक कॉर्ड हो गई, दोनों क्या है पैरेलल कॉर्ड है। तो आगे बोल रहा है कि यदि एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, देखो यहाँ से हम सेंटर से इसको मिला देते हैं। आपको पता है कि जो ये सेंटर से हम किसी कॉर्ड पर जो मिलाते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बाइसेक्ट भी करता है।
यानी कि जो ये हमारी वैल्यू होगी, जैसे इसकी हम 10 माने तो ये 5 होगा, ये 5 होगा एक कॉर्ड की, ठीक है। और बोल रहा है कि दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, यानी जो दोनों हमारी पैरेलल कॉर्ड है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 17 दी गई है। तो ये वाली जो कंप्लीट लेंथ है इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ, ये हमारी 17 है जो कॉर्ड के बीच के डिस्टेंस, ठीक है। तो आगे हमसे पूछा है दोनों जीवाओं के जो लंबाई है उनका डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो देखो आप, ये सेंटर है यहाँ पे, और अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, मैं एक्चुअली इसको थोड़ा सही से बना देता हूँ, ये पूरा हमारा टेंजेंट यहाँ आएगा, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ तो ये क्या है, रेडियस है जो कि कितना है हमारा 13 है। और इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ तो ये भी रेडियस है, ये भी 13 है। और देखो आपको पता होना चाहिए ट्रिपलेट का बहुत बड़ा यूज होता है, तो ये 5 है और ये 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और देखो पूरी लेंथ हमारी 17 थी, इतनी 12 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, 5 आएगी। फिर देखो वापस ट्रिपलेट लग गया, ये 5 है, ये 13 है, ये 12 है, और ये देखो बाइसेक्ट करता है, ये 12 है तो ये 12 है, तो कंप्लीट ही चॉइस होगी। तो हमसे पूछे दोनों कॉर्ड की लंबाई में डिफरेंस बता दो, तो 12 और 12 24 माइनस, और ये 5 और 5 10, तो 24 माइनस 10 14 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड गिवन है। वो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरेज का क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि जो 12 संख्याएं हैं इनका एवरेज 42 है, हमने लिख लिया कि 12 संख्याओं का एवरेज 42 है। आगे हमसे बोल रहा है कि जो अंतिम 5 नंबर हैं उनका एवरेज 40 है, ठीक है। और पहली जो 4 संख्याएं हैं उनका एवरेज 44 है, ये भी हमने लिख लिया है। आगे बोल रहा है जो रिलेशन दिया है, छठी संख्या है 5वीं संख्या से 6 कम है। देखो यहाँ पे हमें रिलेशन दिया गया है 6th नंबर में, 7th नंबर में है और 5th नंबर में। क्या रिलेशन दिया हुआ है, बोला कि छठी संख्या है 5वीं संख्या से 6 कम है। अगर 5वीं संख्या x है तो छठी संख्या से 6 कम है, और 7वीं संख्या से 5 कम है। किसके बारे में कहा गया है, ये छठी संख्या के बारे में, कि जो छठी संख्या है वो 7वीं संख्या से 5 कम है, ठीक है। तो 7वीं संख्या से 5 ज्यादा होगी, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x - 1, ये आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, हमारा 12 का एवरेज 42 था, 5 लोगों का 40 था। इसका मतलब है जो एवरेज में कमी कितने की हुई है, 2 की, और कितने लोगों पे हुई है, 5 में कमी, तो सम में टोटल कितने की कमी होगी, यहाँ पे 10 की कमी हो गई। दूसरे केस में क्या है कि यहाँ पे जो एवरेज है +2 ज्यादा है, कितने लोगों पे है, 4 लोगों पे ज्यादा है, तो यहाँ पे एवरेज में क्या हुआ, +8 की वृद्धि हो गई, सॉरी सम में। तो ओवरऑल सम पे क्या इफेक्ट पड़ा है, यहाँ -10 है और यहाँ +8 है, यानी -2 है। देखो इस सम -2 होने का मतलब क्या है, क्या समझ आता है आप इसको, सम -2 होने का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर हमने निकाले हैं वो एवरेज से थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो एवरेज से थोड़ा सा कम लेके जा रहे हैं इसलिए हमारा ये माइनस आ रहा है। तो इस -2 को हम क्या करते हैं, जो ये 3 नंबर हैं, जो 3 नंबर है इनका जो सम होगा वो एवरेज तो होगा ही, यानी एवरेज कितना था हमारा, 42 था। तो जो ये तीनों नंबर है इनका एवरेज 42 × 3 तो होगा ही, उसके साथ ही क्या होगा, जो ये 2 नंबर जो हमारा सम कमी थी, 2 में जो कमी हो रही थी सम में, उसको बैलेंस कौन करेंगे, ये 3 नंबर। तो ये जो हमारा -2 है ये इधर +2 जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने हर शिफ्ट में करवाया, लगभग हर शिफ्ट में आया है, और आपको मैंने इसी कॉन्सेप्ट से करवाया। तो आई होप आपको अब थोड़ा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसमें ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ अपोजिट साइन लेना होता है वो सब, तो ऐसा ही नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो तो ज्यादा आपको क्लियरिटी आएगी चीजों की। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 दिया, ये हो गया 126 और 2 128 हो गया ये। और देखो इनका सम करते हैं तो ये हो गया x और x - 6, 2x - 6 और x 3x 3x - 7 हो गया ये। तो ये हमारा 3x - 7 की वैल्यू 128 है। तो यहाँ से अगर हम x निकालना चाहें तो 7 इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 135, और 3 से भाग दे देंगे तो 3 चौके 12, बचे कितने, 1 3 5 15, तो x 45 आ गया। अब हमसे पूछा गया है, बोले छठवीं और 7वीं संख्या का औसत क्या होगा। छठी संख्या, तो छठी संख्या क्या है हमारी, ये हमारी छठी संख्या होगी, 7वीं संख्या ये है, तो इनका एवरेज क्या होगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 2x - 7, और एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग, यानी एवरेज कितना आ जाएगा, x - 7/2 3.5। तो x हमारा कितना आया था, 45 आया था, 45 में से 3.5 जाएगा तो कितना होगा, 45 में से 3 गया तो 42, और 42 में से आधा और चले जाएगा तो 41.5 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये वाले जो एवरेज के क्वेश्चन है आपको ऐसे ही करना है आपको, और यही कंसेप्ट सीखना पड़ेगा आपको, इसको बेसिक से नहीं करना है। क्योंकि देखो इसमें तो ये डेटा थोड़ा आसान था, लेकिन इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आपको कुछ चीजें अगर आपको नहीं भी आती हैं तो फिर भी आपको वो सीखना जरूरी है, क्योंकि वो आपका टाइम खाएंगे बेसिक से। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है के की वह वैल्यू बतानी है जिससे कि जो संख्या है वो 6 से डिविजिबल हो जाए, ठीक है। देखो एक नंबर है, ये 6 से डिविजिबल होने का मतलब है 2 और 3 से डिविजिबल हो जाए। अब देखो कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है जो के हमारा लास्ट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है वो हमारा ऑड नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है जो ये 2 ऑप्शन है ये तो हमने खत्म कर दिए। अब हमारे पास ऑप्शन कितने बचे हैं, सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे हैं, 4 और 2। अब हमसे पूछ रहा है के की वैल्यू बतानी जिससे कि संख्या इससे डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो देखो 2 से तो ये दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, तो सम करके देख लेते हैं, हमारा जो 3 से हम उसको डिविजिबल कर देंगे, क्योंकि
3 का रूल है, सम ऑफ डिजिट 3 से हमारे डिवाइड होने चाहिए। तो इनका सम करते हैं, तो सम कितना आएगा इनका, देखो ये आएगा 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 प्लस और ये कितना हो गया के ये और के ये 2 के हो गया, इसको डिवाइड होना पड़ेगा 3 से। ठीक है, के की वैल्यू पूछ रहा है, वो ऑप्शन से ही उठाते हैं हम, पहले 2 को उठाते हैं हम। अगर हमने 2 ली तो 2 दूनी 4, 20 हो जाएगा, 16/20 जो कि डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको पता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, उन्होंने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। चलो कोई नहीं, आपको सेटिस्फाई करवा देते हैं। यहाँ पे के की वैल्यू हम 4 लेते हैं, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड करना है। 16 और 8 कितना होता है 24, 24 में 3 का भाग दिया तो डिविजिबल हो गया 8 से। ठीक है, तो 4 हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बाकी आपको देखो ये सब नहीं करना, जब आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, किसी भी क्वेश्चन के 4 टोटल ऑप्शन होते हैं, तो आपको और चेक ही नहीं करना, इतना कॉन्फिडेंस आपको अपने आप पर होना चाहिए। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और एक कॉर्ड है ए बी। ये हम एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सर्कल हो गया, मान लो ये इसका सेंटर है और इसकी एक कॉर्ड है ए बी, ये हमने इस कॉर्ड ए बी ले ली। और जो सी है वो लघु त्रिज्यखंड यानी जो माइनर आर्क पर एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, मान लो सी यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है, ये हमारा सी रहा। बोला कि एंगल ए बी ओ है वो 40 डिग्री है, ए बी ओ यानी इसको हम सेंटर को यहाँ से मिला देते हैं, तो ये वाला एंगल हमारा 40 डिग्री है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए सी बी बता दो, ए सी बी, ए सी बी यानी देखो हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल कितना होगा। देखो आपको पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो अगर ये 40 है तो ये 40 होगा, तो 80 हो गया। जब 80 हो गया तो ये कितना हो गया, टोटल 180 होता है, तो ये 100 हो गया। ठीक है, तो देखो इसको मैं यहाँ से मिला रहा हूँ इन दोनों पॉइंट्स को। आपको पता है कि सेम बेस पर अगर सेंटर पे हमारा 100 बन रहा है तो सर्कमफ्रेंस पर क्या होता है, आधा एंगल बनता है, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये हमारा 50 बनेगा। ठीक है, अब एक बात मुझे आप बताओ कि ये क्या है हमारा, इस पॉइंट को मैं अगर नाम दे दूं, मान लो कि डी दे देता हूं, तो हमारा क्या हुआ, जो डी ए सी बी, ये क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके चारों पॉइंट हैं वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे हैं। तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का 180 होता है, जब ये 50 है तो ये कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल का हमारा सही जवाब हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वस्तु के अंकित मूल्य यानी जो एमपी पर 20% और 25% के दो डिस्काउंट देने के बाद दो छूट है 250 रुपए की एकल छूट के बराबर है। ओके, देखो मान लो कि देखो ये दोनों छूट है हमारी कितनी हो जाएंगी, 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा 45 माइनस 20 गुणा 25 बटे 100, तो 25 चौके 100 और 4 पंजे 20, तो 40% हो गई है हमारी टोटल टोटल जो डिस्काउंट है वो हमारा कितना हो गया 40% हो गया है। तो हमने बोला कि जो छूट है वो 250 रुपए की एकल छूट के बराबर है, यानी जो 40% है इसकी वैल्यू 250 रुपये हमें गिवन है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, इसने बोला यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यानी सीपी और एमपी में क्या रेशियो है, अगर सीपी हमारा 100 है तो एमपी हमारा कितना है 125 है, या रेशियो की बात कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो बोले वस्तु का सीपी बताना है। तो देखो 40% की वैल्यू ये है, ये किसका 40% है, एमपी का 40% है, तो यहाँ से 100% निकाल लेते हैं। तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 से भाग लग जाएगा और 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो ये 0 से 0 चले गया और ये कितना हो जाएगा 250 गुणा 10 यानी 2500 बटे कितना आ गया 4 आ गया ना हमारा, ये 2500 बटे 4 आ गया। इसको ऐसे ही रहने देते हैं हम। ये किसकी वैल्यू है, 5 की वैल्यू है ना, क्योंकि सीपी और एमपी का रेशियो है, तो 5 की वैल्यू 2500 बटे 4 है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं आप आसानी से, कितनी आ जाएगी 5 का भाग लग जाएगा 500 बटे 4, 1 की वैल्यू आ गई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सीपी, सीपी हमारा 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 4 से 4 कट जाएगा तो हमारा 500 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 500 हो गया। तो मैंने इसलिए इसको काटा पीटा नहीं, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे सीपी में 4 आ रहा है, तो फिर हमें इतनी मेहनत ही क्यों करनी है काटने पीटने की, जब बाद में कट जाएगा तो। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बतानी है। देखो ये इस पे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता ही है, और इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे a प्लस बी प्लस सी इंटू, यहाँ पे क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसके 4 फॉर्मूले हैं, आपको आते होंगे, जिसकी हमें जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, हम तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। अब इसकी वैल्यू रखनी है, बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। तो अगर इसकी वैल्यू रखें हम तो a प्लस बी प्लस सी 11 हो जाएगा, और ये 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, माइनस ये हमारा 28 है, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 28 3 आता है 84। ठीक है, तो ये कितना बच गया 11 इंटू देखो
16 यहाँ से बच गया और 21 यहाँ से बच गया, तो 21 और 6 27 और 10 37 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77, अस्सी लाई 1, 11 3 33, सॉरी 7 अस्सी लाई ना, 11 3 33, 33 और 7 40, 407 है। ओके, देखो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीरियल में पूछा है इसी वाले शिफ्ट में। ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे एक स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा तो क्या मतलब इसकी जो लैंग्वेज है इससे हो सकता है आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। देखो एक बोल रहा है कि एक कोई फल बेचने वाला है, वह किसी ग्राहक को अपने पास जो टोटल फल है उसमें से 45% दे देता है और एक संतरा बेचता है। ठीक है, देखो हम ऐसे मानते हैं कि टोटल इसके पास 100 थे, 100x मानते हैं हम। ठीक है, इसने क्या हुआ कि 45% बेच दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा इसके पास, 55x बचा। ठीक है, इतना ही बचा ना। और बोल रहा है कि एक संतरा और बेच देता है, यानी देखो एक और बेच दिया तो 55x माइनस 1 इतना हो गया, ये पहले केस में। ठीक है, आगे हमसे कहा है फिर वह शेष संतरों का 20% और 2 संतरे और बेच देता है। ठीक है, इसका देखो 20% बेच देता है तो बचा कितना इसके पास, 80% बचा ना। 80% तो कितना होता है, 4/5 होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, लेकिन इसमें से भी पता है क्या होगा, 2 माइनस और हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसने 2 और बेचे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो देखो वैसे तो आपको यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा एक ब्रैकेट था हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 माइनस 2। ठीक है, ये तो हमारा सेकंड केस हो गया। इसके बाद भी आगे हमसे बोल रहा है कि फिर बचे हुए संतरों में से 90% वो तीसरे ग्राहक को बेच देता है, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, देखो 90% बेच दिए तो 10% बचेंगे, 10% होता है 1/10। ठीक है, आगे बोल रहा है उसके पास अभी भी 5 संतरे शेष है, तो जो ये रिमेनिंग है ये कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। इसको हमें सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले हम इसको 4/5 से सॉल्व करेंगे तो 5 से 11 टाइम चले जाएगा और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 44x हो जाएगा, माइनस ये आएगा 4/5। ठीक है, और इसमें से हम माइनस करेंगे 2 और इसका फिर निकालेंगे 1/10, ये करते हैं तो 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 50। और ये कितना हो जाएगा, देखो इसको सबको इधर ले आते हैं तो 50 ये और 2 ये 52, 52 प्लस 4/5 हो जाएगा ये, तो 52 प्लस 4/5 ये कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10, 80 1, 5 5 25 और 1 26, 260 और 4 264/5 हो जाएंगे ये, तो 264/5 है। और यहाँ पे कितना बचा है, 4x बचा है। ठीक है, देखो ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए पक्का, तभी हमारा ये सॉल्व हो पाएगा। तो 11 से ये 4 टाइम और 11 दूनी 22 बचे 4, 11 दूनी 44, 24/5 है और 4 से ये 6 टाइम, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5 आ गई। हमसे पूछ रहा है उसके पास टोटल कितने थे, तो हमने माने थे 100, तो 100 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 से कितना टाइम चले जाएगा, 20 और 20 6 की 120, तो 120 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप पहले खुद को ट्राई करना आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का। ठीक है, और देखो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख के लोगों को पता है क्या करे थे, लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ वैल्यू पुटिंग से ही हम क्वेश्चन बनाते हैं, बेसिक से नहीं बनाते हैं। जबकि अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बेसिक से ही आपको बताऊँ। ठीक है, मैं मोस्टली आपको आपको भी यही प्रेफर करता हूँ कि आप बेसिक से बनाओ, क्योंकि देखो मेंस में हमारे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे तो मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जो बेसिक से बनेंगे, सॉरी वैल्यू पुटिंग से बनेंगे, बाकी आपको बेसिक से ही बनाने होते हैं। और बेसिक में यार इतना कुछ नहीं है, सिर्फ साइन कॉस वगैरह में चेंज करना होता है। ठीक है, बाकी चलो देखो इस क्वेश्चन को मैं वैल्यू पुटिंग से बता देता हूँ आज। देखो वैल्यू पुटिंग अगर हम किस हिसाब से करते हैं, अगर वैल्यू पुटिंग हम करना चाहें तो ऐसी वैल्यू पुटिंग करते हैं कि कुछ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं बने, 0/0 टाइप की, इनफाइनाइट वगैरह, और ऑप्शन भी सेम नहीं होने चाहिए। तो और देखो यहाँ पे 10 है, तो 10 को देखते ही मेरे दिमाग में आ रहा है कि माइनस भी आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू 35 ले लेता हूँ, सॉरी 135 ले लेता हूँ। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो tan 135 है या cot 135 है, दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं, और कितने होते हैं, -1 होते हैं। ठीक है, और देखो cos 135 कितना होगा, cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये sin 45 हो जाएगा जो कि होता है 1/√2। और ये देखो -1 तो ये बन जाएगा +1 और 1 और 1 2, ये तो आगे पहले टर्म। ठीक है, प्लस तो देखो sin 135 है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और देखो 45 पे सेम ही होगा। वैसे तो देखो ये दोनों टर्म कट रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये साइन हमारा ए है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, और ये cos 45 बन जाएगा, तो ये √2 हो जाएगा, और ये वही 1 और 1 2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये पूरी टर्म हमारी कैंसिल हो चुकी है, हमारे पास बचा गया है सिर्फ माइनस साइन ए बचा है। माइनस साइन ए का मतलब क्या है, ठीक है, देखो सेकंड, देखो ये हमारे क्वाड्रेंट होते हैं, ये हमारा पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक है, देखो अगर हम cos ए को उठाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है कि नहीं, तो अगर हम जैसे cos ए निकालना चाहें ना सेकंड क्वाड्रेंट में, तो क्या होगा,
देखो कॉस ए की वैल्यू है और ए क्या है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो क्या होता है कि एक तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, कॉस का साइन में बदल जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यही होगा, और बाकी देखो और सेम फिर हमारे मैच होंगे नहीं, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि आपको ऐसी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं जो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं और कुछ ट्राई करता हूँ। यहाँ पे कितना बचा है हमारा, माइनस साइन ए बचा है ना। ठीक है, हमने वैल्यू मानी थी 135, तो वैल्यू ही निकाल लेते हैं हम, माइनस साइन 135। ठीक है, और देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है पॉजिटिव होता है, और ये कॉस 45 बन जाएगा, यानी 1/√2 आना चाहिए और माइनस का। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें 135 पे -1/√2 देगा। देखो इसकी बात करें तो ये कितना देगा, 1/√2 देगा, और 1 इसके साथ है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता है। इसकी बात करें तो सेम ऐसे ही 1 - 1/√2 देगा, ये भी नहीं होगा। कॉस ए की बात करें तो देखो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, और 135 साइन 45 हो जाएगा, जो कि 1/√2 होता है, यानी ऑप्शन थर्ड हमें दे रहा है, फोर्थ भी हमें नहीं देगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अब क्लियर हुआ हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो यहाँ पे देखो इन दोनों टर्म में तो हम क्या लगा देते हैं, a³ - b³ का फॉर्मूला लगा देते हैं। a³ - b³ क्या होता है, a - b, यानी देखो x + y और -x और प्लस का y हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y बचेगा यहाँ पे a - b वाले टर्म में, तो इनटू ब्रैकेट में अंदर क्या होता है a², यानी पहले वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, x² + y² + 2xy। ठीक है, प्लस का होता है ए बी कितना हो जाएगा हमारा, x + y x - y, तो हो जाएगा x² - y² मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस होता है b² है हमारा x² + y² - 2xy। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि a³ - b³ क्या होता है हमारा a - b इंटू a² + ab + b²। ये तो हमारी होगी इतनी टर्म, हमने सिर्फ अभी शुरू के जो 2 स्टेप हैं ये सॉल्व करें। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ कट पिट रहा है क्या, तो 2xy से 2xy कैंसिल हो जाएगा, और इस y² से y² कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है, देखो इस वाले टर्म में तो हमारा बचा है 2y इंटू x² और x², 3x² बचे हैं, और y² की सिर्फ एक ही टर्म बची है, ये y² हो गया। ठीक है, माइनस देखो दूसरी टर्म है हमारी 3y, जो अगली वाली इसको मैं लिख रहा हूँ 2x² - 3y², ये है, और ये दोनों बराबर है ky³ के। ठीक है, तो यहाँ से हम कंपेरिजन करेंगे ना, तो k की वैल्यू निकल के आएगी हमारी। देखो अब यहाँ से अगर मैं दोनों में से कॉमन लेना चाहूँ, तो इन दोनों टर्म में से सिर्फ y कॉमन आ रहा है, y आ रहा है ना, तो दो अंदर गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 3 = 6x², और ये 2 गुणा हो जाएगा तो 2y²। यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6x², और 3 और 3 तो प्लस का हो जाएगा 9y²। इतना आ गया ना, ये हमारा ky³ के बराबर है। ठीक है, देखो आपको अगर पता चले कि आप इस क्वेश्चन में आप पता भी कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है बीच में, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ky³ पूछा है, इसका मतलब है आपको जो x के टर्म है ना वो बचेंगे नहीं, सारी कैंसिल हो जाएंगे, तभी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो पाएगा। तो ये तो कैंसिल हो गई, तो बचा कितना, 2y² और 9y², 11y² और y से और मल्टीप्लाई है, तो 11y³ हो गया, 11y³ बराबर ky³ है, तो y³ से y³ कट जाएगा हमारा, तो k की वैल्यू 11 आ गई। यही पूछा था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 गिवन है। तो देखो नेक्स्ट है, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, ये हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये मान लिया हमने पॉइंट A है, ये B है, ये C है। बोल रहा है कि ABC में जो एंगल BAC का समद्विभाजक है, BAC यानी इसका एंगल बाइसेक्टर है, इसको कहीं पॉइंट D पर मिलता है, ये पॉइंट D है, और DC है वो 2BD के बराबर है। DC यानी जो ये वाली लेंथ है 2BD के बराबर है। ठीक है, यानी ये अगर x है तो ये कितना है हमारा 2x है। आगे बोला है AC - AB 5 है, AC - AB, जैसे कि अगर मैं सपोज AB को मैं x मान लेता हूँ, तो AC कितना आएगा, AC आएगा हमारा 5 + x, क्योंकि 5 + AB हो जाएगा ये। और आपको पता ही है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की करस्पॉन्डिंग साइड AB का AC से रेशियो बराबर होता है BD का DC से रेशियो, तो वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। AC यानी x बटे ये वाली साइड 5 + x बराबर है ये वाली साइड 1 है और ये 2 है। ठीक है, वैसे भी देखो आपको ये x वगैरह कुछ मानने की भी जरूरत नहीं, सिंपल सी बात है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो 5 दिया हुआ था, यानी इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है। तो हमसे पूछ रहा है AB की लंबाई, AB कौन सी है हमारी, ये वाली साइड है। ठीक है, तो यानी 1 के रेस्पेक्ट में है हमारी AB, तो A की हमारी वैल्यू हो जाएगी AB की 5। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ आपने एक इक्वेशन बनाई है कि x/5 + x बराबर 1/2 है। ठीक है, इसको ही आप सॉल्व कर लो, यहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या होगा, देखो ये इधर जाएगा हमारा 2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 + x हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया, देखो 2x - x, x बराबर 5 आ गया। ठीक है, ऐसे भी निकाल लो, आप जैसे चाहो ऐसे निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे
ये हमारा 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3 और इससे मल्टीप्लाई है, देखो डिवाइड है 6/5 से, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके उल्टे से यानी 6/5 से, और इसके साथ 6 है प्लस। यहाँ पे देखो ये 4/5 इंटू 1/2 है, इससे ये 2 टाइम चले जाएगा, तो ये कितना बचा 2/5 और प्लस का है 2/3। ये तो ऊपर हो गया, नीचे हम देख लेते हैं कि क्या है। ये है 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 एकम 3 और एक 4/3, 4/3 से कितना मल्टीपल है हमारा, मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के 3/5, तो 3 से 3 चले जाएंगे तो माइनस का 4/5 बचेगा ये वाले टर्म, तो -4/5 हो गया ये। देन उसके बाद क्या है -6, और देखो ये है 3/5, और इस माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -3 और माइनस माइनस प्लस का 3/10, इतना है ना। ठीक है, और देखो अगर मैं इस 6 को भी मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस साइन को भी मल्टीप्लाई कर दूँ अंदर, तो ये आएगा माइनस का तो आएगा 18/5। ठीक है, ये पहले टर्म हो जाएगी माइनस माइनस, ये प्लस का हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा माइनस का 18/10, इतना ही हो जाएगा ना ये। और देखो यहाँ पे ये चल रहा था हमारा -4/5, ये जो हमारी पहले टर्म है, यानी नीचे वाले टर्म अगर मैं कहूँ तो टोटल हमारी ये आ जाएगी, और ये 2 माइनस है, यानी ये हो जाएगी 2 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर फिर इतने चीज़ें चली जाएंगी, और ये माइनस में था हमारा। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 10 एलसीएम आ जाएगा हमारा। ठीक है, 10 हमने एलसीएम ले लिया, तो क्या होगा हमारा 10 से 5 टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस का 8, और 10/5 2 तो -36 प्लस 180 हो जाएगा ये तो, और ये कितना आएगा 10 से 10 18, तो देखो 180 तो प्लस का हो गया, और माइनस का कितना हो गया 36 और 18, 36 और 18 कितने हो गए 46, 54, 54 और 54 और 8 कितने हो गए हमारे 62, तो 180 में से जाएगा 62, और 10 से ये डिवाइड है, तो 180 में से 60 जाता तो 120, और 120 में से 2 और चले जाएगा तो ये आएगा 118/10, और ये है 2 माइनस 118/10। इसका मतलब यहाँ 10 एलसीएम लेंगे तो 10 दूनी 20, 20 माइनस 118 आ गया। 20 माइनस 118 का मतलब क्या है, माइनस का 98/10 आ गई ये वाली टर्म हमारी, यानी नीचे वाली टर्म हमारी माइनस का 98/10 निकल के आ गई अगर हमने सही सॉल्व किया है तो। ये आ गया माइनस का 98/10। ठीक है, ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 से तो ये हमारा 5 कैंसिल हो गया है, 3 से ये 2 टाइम कैंसिल हो गया है, तो 6 दूनी 12 प्लस ये है 2/5 और ये है 2/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 का 15 एलसीएम आएगा, 15 गुणा 12 कितना होगा 180 प्लस 15/5, 3 3 दूनी 6 प्लस 15/3 5 5 दूनी 10, 190 और 6 196/15 आ गया। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा 196/15 ऊपर वाली टर्म, और ये था हमारा माइनस का 98 और ये 10। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो कटना तो चाहिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, और 98 का डबल कितना होता है 80, 116, देखो ये पूरा 2 टाइम कट जाएगा इससे, और माइनस साइन है तो यह होना चाहिए माइनस का 4/3, ऐसा ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, देखो थोड़ा सा लेंदी था, और आप अगर देखो जो क्वेश्चन लेंदी होते हैं या टाइम टेकिंग होते हैं ना, उनको उतना प्रॉपर टाइम दिया करो, ऐसे नहीं कि आपको क्वेश्चन जल्दबाजी में करना है, क्योंकि उससे होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन जल्दबाजी में करोगे तो एक तो आपका टाइम वेस्ट होगा, दूसरा क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, उससे आपका दिमाग खराब हो सकता है, और इस चीज़ का पेपर में बहुत इफेक्ट पड़ता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोले कि दुकानदार ने 60 पेंसिल है 5 रुपए में 4 की दर से, ओके देखो 5 रुपए में 4 की दर से, यानी 5 रुपए में 4 की दर से कितनी पेंसिल खरीदी 60 खरीदी, और तथा अन्य 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी, 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी है। ठीक है, बोले सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। ठीक है, देखो बेसिकली तो ये 60 दिया है ना कि 60 पेंसिलें बेची, इस सब का कोई यूज नहीं है इस सवाल में। बेसिकली इसका यूज क्या है कि बोल रहा है कि 60 पेंसिल यहाँ खरीदी 60 यहाँ खरीदी, यानी जो पेंसिल खरीदी है वो इक्वल क्वांटिटी में खरीदी है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्राइस था, और ये क्या है हमारा क्वांटिटी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वांटिटी को इक्वल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको इक्वल बनाने के लिए 4 और 2 को कैसे इक्वल बना सकते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, देखो 4 यहाँ खरीद ली हमने, 4 यहाँ खरीद ली, टोटल 8 खरीद ली। ये परचेज करने की बात हो रही है, यानी ये हमारा जो कस्टमर के लिए बात नहीं है, जो बेच रहा है सेलर के लिए है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो 5 रुपये तो ये था, और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 6 ये हो जाएगा, और 5 ये यानी 11 रुपये। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8 रुपये में, सॉरी 11 रुपये में इसने 8 पेंसिल खरीदी, और बोल रहे 4 रुपये में 3 की दर से बेच दी, 4 रुपये में 3 की दर से बेच दी। ठीक है, अब इन दोनों को भी इक्वल बनाते हैं वापस, क्योंकि हमें बेचनी तो सारी है ना,
तो 3 और 8 को 24 बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करके, तो ये तो हमारी बराबर होगी, इससे तो हमें मतलब नहीं है, हमें पैसों से मतलब है। तो ये हो जाएगा 33, और जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32। ठीक है, तो देखो हुआ क्या है, तो 33 की चीज़ हमने 32 में दे दी, यानी एक का लॉस हुआ है ना, एक का लॉस हुआ है यानी हानि हुई है। अब देखो कितने पे हानि हुई है, जो हमारा सीपी था एक तरीके से वो क्या है 33 है, तो ये होगा 1/33 कितना होता है 100/33, 100/33 का मतलब है 33 3 1/3%। इसका क्या हुआ है लॉस हो गया हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर गिवन है 4। ठीक है, ऐसे सवाल में आपको सिर्फ क्वांटिटी इक्वल बनानी होती है, जो क्योंकि 60 पेंसिल या कितनी खरीदी है उन सबसे हमें मतलब नहीं है, उसका बेसिकली मतलब ये है कि हमको इक्वल नंबर में उसको बनाना है। ओके, देखो पार्टनरशिप से ना इस साल अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बोल रहा है कि ए, और लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है, बोल रहा है कि ए और बी ने कुछ राशि के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, ये ए की बात हो गई और ये बी की बात हो गई। ठीक है, शुरू किया 8 महीने के अंत में ए है वो बाहर हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसने ए ने कुछ पैसा लगाया होगा, मान लो X रुपये लगाए, 8 महीने के लिए लगाए। उसके बाद क्या हुआ, जो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 5:9 है। ठीक है, यदि बी ने 36,000 रुपये लगाए। ओके, देखो बी ने लगाए हैं 36,000 रुपये, और बी के तो बारे में कुछ कहा नहीं है कि छोड़ के गया है कि नहीं, तो हम इसको मानेंगे कि ये 12 महीने के लिए काम किया है और इसने इतने काम किया है, तो जो ये रेशियो आएगा ये हमारा प्रॉफिट का ही होगा ना। ठीक है, इसको हम 8 से थोड़ा काट लेते हैं, तो ये कितना कट जाएगा 8 से, देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, और 2 से इसको मैं काटूंगा तो कितना हो जाएगा 18,000 का हो जाएगा। तो ये जो है ये तो हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया, यानी कितना आ गया X/18 तिया ये 54,000 हो गए। ये किस रेशियो में है 5:9 में है। देखो यहाँ से ऐसे कह सकते हो आप, 9 की वैल्यू 54 है, कितना है 6000 टाइम है, तो 5 की वैल्यू 6000 टाइम होगी तो कितनी हो जाएगी 30,000। और हमसे पूछा भी यही इन्हें कितने रुपए लगाया, या फिर आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से एक्स निकाल लो, जैसे करना चाहो, तो 30,000 हमारा आ जाएगा, ए ने हमारा इतना पैसा लगाया था। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, 20 आदमी 30 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल 600 काम हो गया। बोला उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। हुआ क्या, हमारे 20 आदमी काम पे लगाए थे, तो 20 आदमियों ने काम तो स्टार्ट किया था, पर क्या हुआ कि उन्होंने 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया 10 दिन बाद तक, यानी 20 आदमियों ने 10 दिन तक काम किया, अब 4 ने छोड़ दिया, तो अब 16 आदमी करेंगे। ठीक है, और मान लो 30 दिन तक और किए इन्होंने, तो बोले काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो वो निकाल लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 600, 600 माइनस 200, तो 400 आ जाएगा, 400/16। यहाँ से हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 16 दूनी 32, 8 16 85। ठीक है, तो देखो ये टी बराबर 25 आया। अब आप ऐसे मत कर देना कि 25 आप आंसर करके आ जाओ और आपको लगे कि मेरा पेपर हमने क्वेश्चन सही किया, जब आंसर किया है तो लगे कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी गलती हमारी होती है। ये टी हमने क्या माना था, देखो 10 दिन तो हमारा काम यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, ये टी तो ये है कि वो 4 लोग छोड़ गए, उसके बाद इतने दिन और लगे हैं, तो हमसे पूछा है यहाँ पे टोटल कितने दिन लगे हैं। ठीक है, तो टोटल हमारे 25 दिन तो ये लगे हैं, और 10 दिन हम पहले ही कर चुके हैं, तो टोटल हमारे लगे हैं 35 डेज। ठीक है, देखो यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं इसका आपको एक और तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो शुरू में कहानी ऐसी थी कि जो 20 लोग हैं 30 दिनों में काम कर सकते हैं, फिर क्या हुआ कि जो 4 आदमी हैं वो छोड़कर चले गए 10 दिन बाद। इसका मतलब क्या है कि जो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 20 आदमियों का काम 30 दिन में करते थे ये पहले, 10 दिन बाद छोड़ के चले गए, तो 20 आदमियों का काम बचा है, और जो कितना बचा है 20 दिन में करना है, ये टोटल काम हो गया। और अब काम करने वाले कितने लोग हैं, 20 तो हमारे पहले थे, 4 चले गए, 16 हैं, तो ये हमारे टाइम आ जाएगा कितने दिन और लगेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 पंजो 20, और ये 4 से कट जाएगा 4 पंजो 20, तो 25 दिन आ गया ना यहाँ से। तो ऐसे भी आप कर सकते हो कि ये 25 दिन आ गया, क्योंकि देखो टोटल क्या था कि जो 20 आदमी थे हमारे, वो किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे। अब 4 आदमी छोड़ के चले गए, लेकिन जो शुरू के 10 डेज है उन्होंने तो पूरों ने सबने मिलकर काम किया है, यानी जो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, 20 आदमियों का 20 दिन का काम बचा है, उसको अब कितने लोग 16 लोग करेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा ये 25, 10 भी हो जाएगा, तो 35 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी इतने से चलता है, बाद में इतने से चलता है, तो एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर तो यहाँ पे चल रहा है, और 6 किलोमीटर यहाँ पे चल रहा है, तो 18 तो दूरी चल रहा है। टाइम कितना ले रहा है, यहाँ पे ये 12 चल रहा था 16 की स्पीड से, और यहाँ पे 6 चल रहा है 20 की स्पीड से। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो ये देखो ये हो जाएगा 4 से कट जाएगा ना, 4 तिया 12 और 4 चौको 16, और ये तो 2 से ही कट पाएगा, 2 तिया 6 और 2 धाई 10। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो हम एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20 में 4 5 टाइम 15 प्लस 20 में 10 टाइम, तो 2 2 तिया 6 15 6 21/20 आ गया, यानी ये कितना आ गया 18 बटे, ये हो जाएगा 21/20।
इतना आ गया। देखो अगर ये 3 से 7 टाइम कट जाएगा, ये 3 से 6 टाइम, तो 20 6 की 120/7 आ गए। और आपको पता है 17 संते 119 होते हैं, तो 17 1/7 हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा जो कि हमें सेकंड गिवन है। ठीक है, तो देखो इस शिफ्ट के हमारे सारे सॉल्यूशन हो चुके हैं। बाकी शिफ्ट के जो रिमेनिंग बची है उनका मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। और आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। देखो टेलीग्राम आपको 2 चैनल मिलेंगे, एक तो जो जिस चैनल का नाम है उसी के नाम से मिल जाएगा आपको, फ्री का एजुकेशन। इस पे देखो जनरली मैं क्या करता हूँ, जितने भी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनसे रिलेटेड मैं अपडेट डालता रहता हूँ, स्पेशली एसएससी और रेलवे के लिए। ठीक है, बाकी बैंकिंग वगैरह उन सबको मैं नहीं डालता हूँ, क्योंकि मेनली मैं ये 2 ही एग्जाम के बारे में मुझे नॉलेज है, तो उन्हीं के बारे में मैं आपको बताता हूँ और उन्हीं के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ा भी रहा हूँ। ठीक है, दूसरा एक और चैनल मिलेगा आप टेलीग्राम पे, पीडीएफ हब्स के नाम से एक चैनल मिलेगा, पीडीएफ हब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आपको पीडीएफ ही पीडीएफ मिलेंगी, और ये पीडीएफ सिर्फ मेरी नहीं होंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो टीचर्स हैं जो एसएससी और रेलवे के लिए फेमस है, उन सब के बुक्स, नोट्स, क्लास नोट्स वगैरह, या जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ आते हैं डिस्क्रिप्टिव वगैरह की, या फिर सीजीएल मेंस के कंपाइलेशन, पता है बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे आपको, करंट से रिलेटेड या स्टैटिक जीके से रिलेटेड, या डेली आपको द हिंदू से रिलेटेड जितनी भी वोकेबलरी वगैरह होती हैं। तो मैं बहुत सारा कंटेंट जगह जगह से उठा के इस चैनल पे डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप दोनों चैनलों को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आपके लिए मस्ट है। वहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है। यूट्यूब पे तो मैं कभी कभार ही मतलब बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं रह पाता हूँ। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही था, बाकी नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।